अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 जो कि है बायोकेमिस्ट्री एंड मेडिसिन। तो सबसे पहले हम बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन देखेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले आती है डेफिनेशन बायोकेमिस्ट्री की। तो बायोकेमिस्ट्री की एक सिंपल डेफिनेशन क्या है हमारे पास, द साइंस कंसर्न विद केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जिस तरह कि हमें पता है बायोस का मतलब क्या होता है, लाइफ। तो फिर ऐसे साइंस की स्टडी जिसके अंदर हम केमिकल बेसिस को स्टडी करेंगे। किसकी केमिकल बेसिस? लाइफ की केमिकल बेसिस के। लाइफ जो सी है कि लाइफ की केमिस्ट्री क्या है, सिंपल हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं। फिर आगे इसकी जो सी है डिटेल्ड डेफिनेशन दी गई है, जिसके अंदर है द साइंस कंसर्न विद केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग सेल्स एंड विद द रिएक्शन एंड प्रोसेस दे अंडरगो। अब ये डिटेल्ड डेफिनेशन है बायोकेमिस्ट्री की कि बायोकेमिस्ट्री है क्या। तो ये ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम सेल्स के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को पढ़ते हैं कि मतलब कौन से केमिकल कंपोनेंट से मिलकर एक सेल बना है, और फिर उसके बाद उसके हम रिएक्शन और उसके प्रोसेस को देखते हैं कि उसके अंदर कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, सेल के अंदर कौन कौन से प्रोसेस उसके अंदर हो रहे हैं। तो ये सब कुछ इसकी जो स्टडी है वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आती है। फिर हम देखें कि बायोकेमिस्ट्री जो सी है वो कौन कौन से फील्ड्स को कवर कर रही है। तो उसके अंदर हमारे पास सेल बायोलॉजी आ जाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। इन फील्ड्स के अंदर बायोकेमिस्ट्री का मेन रोल है। फिर हम देखते हैं कि एम क्या है बायोकेमिस्ट्री का, बायोकेमिस्ट्री का पर्पस क्या है। तो एम ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज टू डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन इन मॉलिक्यूलर टर्म्स ऑल केमिकल प्रोसेस ऑफ लिविंग सेल्स। एक जो हमारे पास लिविंग सेल है उसके अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं, उनको मॉलिक्यूलर टर्म्स के अंदर एक्सप्लेन करना बायोकेमिस्ट्री का मेन पर्पस है। तो फिर हम देखते हैं नीचे ऑब्जेक्टिव। तो इसमें है कि द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एट द मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑल द केमिकल प्रोसेस एसोसिएटेड विद लिविंग सेल्स। सेम ऊपर वाली बात की कि जितने भी हमारे केमिकल प्रोसेस हैं जो लिविंग सेल्स के अंदर हो रहे हैं उनको मॉलिक्यूलर लेवल पे डिस्क्राइब करना, उनकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, उनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मॉलिक्यूलर लेवल पे। ये जो सा है बायोकेमिस्ट्री का एम या फिर पर्पस है। अगर पूछा जाए शार्ट क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव तो ये हम राइट करेंगे। फिर हमारे पास आता है कि नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज एसेंशियल टू ऑल लाइफ साइंसेज। कि ये जो सा है जितनी भी लाइफ साइंसेज हैं हमारे पास, साइंस की जितनी भी ब्रांचेज हैं जो हम लिविंग चीज़ों से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हैं, तो उसके अंदर बायोकेमिस्ट्री जो है वो इसेंशियल है, बायोकेमिस्ट्री लाजमी आती है। तो सबसे पहले उन्होंने एग्जांपल दी है जेनेटिक्स की, कि अगर हम जेनेटिक्स को अप्रोच करते हैं या हम जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर भी हमें क्या है, बायोकेमिस्ट्री चाहिए। किस चीज़ की बायोकेमिस्ट्री? न्यूक्लिक एसिड्स की। न्यूक्लिक एसिड्स जो है हमारा डीएनए है, बेसिस ऑफ जेनेटिक्स है। तो इसको स्टडी करने के लिए भी, जेनेटिक्स की स्टडी करने के लिए भी बेसिस हमारे पास बायोकेमिस्ट्री आ रही है। बायोकेमिस्ट्री अब किस में आ रही है, हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी जो सी बायोकेमिस्ट्री हमें चाहिए जेनेटिक्स के अंदर काम करने के लिए। फिर सेकंड जो सा है हमारे पास आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है कि द स्टडी ऑफ बॉडी फंक्शंस। अब बॉडी फंक्शंस कैसे हो रहे हैं, कैसे परफॉर्म हो रहे हैं, अब ये हमें किससे पता चलेगा? बायोकेमिस्ट्री से। तो फिजियोलॉजी के अंदर भी क्या है, बायोकेमिस्ट्री अपना रोल प्ले कर रही है। इसी तरह इम्यूनोलॉजी के अंदर कि इम्यूनोलॉजी के इम्यून सिस्टम हमारा कैसे वर्क करता है। फिर है फार्माकोलॉजी, फार्मेसी, मेडिसिन जो सी हैं, मेडिसिन आ गई। तो इसके अंदर भी क्या है कि हमारा बायोकेमिस्ट्री का रोल है। उसके बाद जो सी नेक्स्ट ब्रांच आती है टॉक्सिकोलॉजी और पैथोलॉजी, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, जोलॉजी, बॉटनी। जितने भी लाइफ साइंसेज हैं ये सारी के सारी किसके साथ लिंक्ड है? बायोकेमिस्ट्री के साथ लिंक्ड है। बायोकेमिस्ट्री कहीं ना कहीं इनके अंदर अपना रोल प्ले कर रही है। अगर हम बायोकेमिस्ट्री को निकाल दें तो ये इनकी स्टडी भी हम कम्प्लीटली अच्छे से नहीं कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर सिंपल और ईजी वर्डिंग में लिखा हुआ है, आप इसको रीड भी कर सकते हैं। फिर है हमारे पास रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन बायोकेमिस्ट्री एंड मेडिसिन हैज़ स्टिमुलेटेड म्यूचुअल एडवांसेस। तो कि ये क्या कि हमारा जो बायोकेमिस्ट्री और मेडिसिन है इनके दरमियान क्या है, एक रिलेशनशिप है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है। इसकी यहाँ पे इन्होंने बताया भी हुआ है। इसमें है कि बायोकेमिकल स्टडीज हैव इल्यूमिनेटेड मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ एंड डिजीज एंड कन्वर्सली द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज हैज़ ओपनड अप न्यू एरिया ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब इसके अंदर क्या कहा गया कि हमने कहा, ऊपर बात की हमने कि जो सा बायोकेमिस्ट्री और मेडिसिन इनका आपस में क्या है, एक रिलेशनशिप है। तो इसके अंदर क्या है कि अगर हम एक हमारे पास सेल है तो हम उसकी अगर हम बायोकेमिकल स्टडी करते हैं तो उससे हमें क्या पता चलेगा, उसकी हेल्थ और डिसीज़ के बारे में पता चलेगा। किसी भी अगर हम सेल की या ऑर्गेनिज्म के हम बायोकेमिकल स्टडी करेंगे तभी हमें बेसिस में जाकर पता चलेगा ना कि क्या कौन सी डिजीज़ है। जिस तरह हमने पीछे कहा था कि जेनेटिक्स के अंदर जिनसी न्यूक्लिक एसिड की स्टडी है वो बायोकेमिस्ट्री के थ्रू हो रही होती है।
तो अब इसी तरह जब न्यूक्लिक एसिड के अंदर स्टडी हम करेंगे तो वो तो बायोकेमिकल लेवल पे हो रही है ना, तो जब उसकी स्टडी होगी फिर हमें पता चलेगा कि जीन्स में या डीएनए में कहाँ डिफेक्ट है कहाँ नहीं, तो उससे हमें डिजीज़ का पता चलेगा। ठीक हो गया। अब अगर हम किसी स्पेशल, अगर हम इसी अपोजिट देखें अदर साइड पे, तो हम अगर किसी डिजीज़ को लेते हैं तो हम स्पेसिफिक डिजीज़ है, हमने उसको आइडेंटिफाई करना है उसकी रीज़न कि ये क्यों हो रही है। तो अब हम उस डिजीज़ को लेके जाते हुए तो हमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल स्टडी की तरफ जाना पड़ेगा। मतलब बायोकेमिकल स्टडी हम उसकी करेंगे, बायोकेमिस्ट्री उसकी हम देखेंगे, तभी फिर हमें पता चलेगा ना कि ये डिजीज़ इस वजह से है। तो ये है म्यूचुअल रिलेशनशिप कि अगर हम मतलब हेल्थ मेडिसिन या हेल्थ को देखते हैं या फिर बायोकेमिस्ट्री को देखते हैं तो ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। ठीक है। फिर है कि इसकी एग्जांपल दी गई, एग्जांपल देके बताया गया कि नॉलेज ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन वाज नेसेसरी टू इलुसिडेट द सिंगल बायोकेमिकल डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड सिकल सेल हीमोग्लोबिन। मतलब कि अब हमारे पास जो सा है एक प्रोटीन स्ट्रक्चर, हमारे पास मतलब कि जो सा हीमोग्लोबिन है, तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन और सिकल सेल हीमोग्लोबिन का हमें कैसा पता चलेगा, हम प्रोटीन की स्टडी करेंगे, प्रोटीन स्ट्रक्चर को, कि एक जो स्पेसिफिक प्रोटीन है या एंजाइम जो है वो काम नहीं कर रहा होता, तो तब हमारा जो है सिकल सेल हीमोग्लोबिन हमें डिजीज़ हो जाती है। तो अब फिर क्या है कि हमें क्या करना पड़ा, बायोकेमिकल स्टडी करनी पड़ी प्रोटीन की, ताकि हमें पता चल सके नॉर्मल हीमोग्लोबिन और सिकल सेल हीमोग्लोबिन के अंदर क्या डिफरेंस है। फिर है ऑन द अदर साइड एनालिसिस ऑफ सिकल सेल हीमोग्लोबिन हैज़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोथ नॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड अदर प्रोटीन्स। फिर हमने क्या किया, उसने कहा कि हमने क्या किया, एक तरफ तो हमने मतलब बेसिस स्टार्ट की, बायोकेमिकल स्टडी स्टार्ट की, हमने प्रोटीन को स्टडी किया नॉर्मल हीमोग्लोबिन के अंदर और सिकल सेल हीमोग्लोबिन के अंदर। फिर उसने कहा कि हमने फिर एनालिसिस किया सिकल सेल हीमोग्लोबिन का और नॉर्मल हीमोग्लोबिन का, कि इन दोनों के अंदर कहाँ पर डिफरेंस आ रहा था, तो वो प्रोटीन को जाके क्लिक किया जिस प्रोटीन की वजह से क्या था, डिफरेंस आ रहा था। तो अब हमने क्या किया कि एक डिजीज़ की स्टडी स्टार्ट की, तो डिजीज़ की स्टडी हमें किस तरफ ले गई, बायोकेमिकल स्टडी की तरफ। तो ये उसकी इन्होंने एग्जांपल दी है। उसके बाद एक और एग्जांपल भी दी गई है आर्चिबाल्ड गैरेट की। तो उसने 1900 में उसने क्या किया कि पेशेंट्स थे उनके अंदर जो से है रेयर डिसऑर्डर थे, छोटे छोटे डिसऑर्डर, मतलब कि इतने ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर नहीं थे, बहुत कम लोगों में ये पाए जाते हैं, जिसकी यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी गई हैं। ये हमारे पास है अल्केप्टोनूरिया, उसके बाद एल्बिनिज्म, सिस्टिनूरिया एंड पेंटोसूरिया, और ये जो सी हैं इनको आगे चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है। तो ये वाली जो सी हैं उसने इनको स्टडी किया एंड इस्टेब्लिश द कंडीशन बाय जेनेटिकली डिटरमाइंड। अब उसने क्या कहा, इनको स्टडी करने के बाद उसने क्या इस्टेब्लिश की बात कि ये जो सी है ये कंडीशन या जो डिसऑर्डर्स हैं ये जेनेटिकली डिटरमाइंड हैं, मतलब कि जेनेटिक्स के अंदर जेनेटिकली होते हैं, और ये जो से हैं मतलब इन्वायरमेंट से इफेक्टेड नहीं होते, ये जेनेटिकली डिसऑर्डर है। फिर है जब गैरेट ने इनको जो सा इन कंडीशंस को इनबोर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म का नाम दिया, जितनी भी सारी जो सी डिसऑर्डर थे इनको इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म का नाम दिया गया। अब उसकी स्टडी से हमें क्या हुआ कि हमारी बायोकेमिकल जो सी स्टडी है, बायोकेमिकल ह्यूमन बायोकेमिकल जेनेटिक्स है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब कि फाउंडेशन मिली, उसको इम्पोर्टेंस मिली, इससे मतलब उसकी बेस रखी गई, मतलब कि ये सारी की सारी जो सी थी तो ह्यूमन जेनेटिक्स की तरफ लिंक थी, तो इससे मतलब क्या है उसकी फाउंडेशन रखी गई। फिर है इसके बाद एक और डिसऑर्डर का बताया गया है जो है कि फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया। अब ये जो सी है उसने क्या, विच रिजल्ट इन सेवियर आर्थ्रोस्क्लेरोसिस एट द अर्ली एज एंड लेड द ड्रामेटिक प्रोग्रेस इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल रिसेप्टर एंड द मैकेनिज्म ऑफ अपटेक कोलेस्ट्रॉल इनटू द सेल। अब इसकी स्टडी की गई, इसकी स्टडी से हमें क्या पता चला, केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस का पता चला। कौन सा केमिकल प्रोसेस, के सेल रिसेप्टर्स जो से हैं और के सेल रिसेप्टर कैसे काम करते हैं इसके अंदर, और जो सा है कोलेस्ट्रॉल जो सा सेल के अंदर जाता है उस मैकेनिज्म का हमें पता चला जब हमने इस डिजीज़ को स्टडी किया। तो क्या हमें बायोकेमिकल प्रोसेस या फिर बायोकेमिकल स्टडी ही हो गई कि हमें पता चला कि सेल जो सा है किस तरह कोलेस्ट्रॉल को लेता है। तो ये चीज़ भी था कि हमने इस डिजीज़ को स्टडी किया, तो ये जो सा है इसने हमें उसकी तरफ बायोकेमिकल स्टडी की तरफ हमें ले गई। उसके बाद है स्टडी ऑफ ऑन्कोजीन्स इन कैंसर सेल्स हैव डायरेक्टेड अटेंशन टू द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन द कंट्रोल ऑफ नॉर्मल सेल ग्रोथ। तो ऑन्कोजीन्स की स्टडी से भी हमें क्या उसी की तरफ लेके गई
कि अब ग्रोथ का प्रोसेस आ गया। हमने कहा था ना कि जितने भी केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं उनको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो फिर हमने हमारे जैसे कैंसर सेल थे, हमने जब उनको स्टडी किया तो फिर हमें पता चला कि जैसे हम कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है सेल की नॉर्मल ग्रोथ में, और कौन सा फिर मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से सेल की नॉर्मल ग्रोथ डिस्टर्ब होती है और कैंसर सेल प्रोड्यूस होते हैं। तो ये सारा था रिलेशनशिप बायोकेमिस्ट्री का और मेडिसिन का। इसके बाद ये हमारे पास टेबल दिया गया है। ये टेबल जो सा है इसके अंदर यहाँ पे बताए गए हैं मेथड्स फॉर सेपरेटिंग एंड प्योरीफाइंग बायोमॉलिक्यूल्स के कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम सेल के अंदर से हमारे जो से बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं और प्योरीफाई कर सकते हैं। तो अभी इस सेमेस्टर में तो पता नहीं, शायद नेक्स्ट सेमेस्टर में या फिर इसी सेमेस्टर के एंड पे आप इनको डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अंदर सेल फ्रैक्शनेशन आ जाएगी, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस आ जाती है, अल्ट्रासेंट्रीफिकेशन आ जाती है। अभी इनकी डिटेल नहीं है, अभी ये वैसे बताए गए हैं। फिर है मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग बायोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हमें बायोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स का पता चलता है। तो उसके अंदर एनालिसिस आ जाते हैं, एलिमेंटल एनालिसिस, फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाती है। ये सारी जो सी है यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, एनएमआर, ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपी की टाइप्स हैं, ये सब आ जाएंगे इसके अंदर। फिर है यूज ऑफ एसिड और अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस टू डिग्रेड बायोमॉलिक्यूल्स अंडर द स्टडी इनटू द इट्स बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स के एसिड और अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस का यूज के मतलब एसिड या फिर अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस होती है कि इनको एसिड को या बेस को यूज करके बायोमॉलिक्यूल को डिग्रेड किया जाता है। फिर है यूज ऑफ बैटरी ऑफ एंजाइम्स ऑफ नॉन स्पेसिफिसिटी टू डिग्रेड बायोमॉलिक्यूल्स। फिर है कि जो से हम डिग्रेड करने वाले एंजाइम यूज करते हैं, मतलब कि ऐसे एंजाइम जो स्पेसिफिक होती हैं बायोमॉलिक्यूल को डिग्रेड करने के लिए, हम उसके जरिए बायोमॉलिक्यूल को डिग्रेड कर लेते हैं और फिर बाद में उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। तो जिस तरह प्रोटीएजेस हैं, प्रोटीन डिग्रेडेशन के लिए होती हैं, न्यूक्लिएजेस न्यूक्लियस के डिग्रेडेशन के लिए, और ग्लाइकोसाइडेजेस जो सी हैं कार्बोहाइड्रेट्स की डिग्रेडेशन के लिए होती हैं। फिर है मास स्पेक्ट्रोमीट्री आ जाती है, स्पेसिफिक सीक्वेंसिंग मेथड आ जाते हैं जो उनसे प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड के लिए होते हैं। उसके बाद है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी आ जाती है। फिर है कि हम जो से है प्रिपरेशन फॉर स्टडिंग बायोकेमिकल प्रोसेस। तो प्रोसेस के लिए हम स्टडी करने के लिए हम कौन सी प्रिपरेशंस करते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, होल एनिमल पहले हम एक जो सा है एनिमल है जिसके ट्रांसजेनिक एनिमल्स है, मतलब दो एनिमल हमें स्टडी करने के लिए हमेशा दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक जो सी डिफेक्टिव होती है जिसके अंदर कोई हमने जीन इंसर्ट किया होता है, और एक जो सा है हम लेते हैं नॉर्मल ऑर्गेनिज्म ताकि हम उससे कंपैरिजन करके उसकी स्टडी कर सकें। फिर हमने एक ऑर्गेनिज्म ले लिया, फिर हमने उसका जो सा है ऑर्गन सेलेक्ट किया, उसको आइसोलेट किया, फिर उसके अंदर से टिश्यू स्लाइड्स निकाले, फिर उसमें से होल सेल आइसोलेट किया, फिर उनको होमोजिनेट किया, फिर सेल ऑर्गेनेलिस को आइसोलेट किया, फिर सब फ्रैक्शनेशन की सेल ऑर्गेनेलिस की, मतलब क्या सेल से ऑर्गेनाइज निकाल ली, फिर उनकी सब फ्रैक्शनेशन हुई, फिर प्योरीफाइड मेटाबोलाइट्स और एंजाइम जो उनसे आ गए, उसके बाद एंड पे जाके हमें जी मिलेगा। आप साफ साफ ज़रा पहले देखें, एक पूरा ऑर्गेनिज्म होगा, फिर हमने ऑर्गेनिज्म में से हमने ऑर्गन सेलेक्ट किया, किस ऑर्गन को हमने स्टडी करना है, फिर उसके हमने टिश्यू लिए, टिश्यू में से हमने सेल निकाले, सेल से हमने ऑर्गेनाइज निकाले, फिर ऑर्गेनाइज से हमने जाके आगे फिर उनको मेटाबोलाइट्स एंजाइम निकाले, वहाँ से जाके हमने एंजाइम आइसोलेट किए। तो ये यहाँ तक था। इसके अंदर से अगर हम पास क्वेश्चन देखें तो इसमें से जो सा है ये डेफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है, ये पास क्वेश्चंस में आया हुआ है पास पेपर में। तो दूसरा जो सा था एम भी मैम ने पूछा था, और मेन जो सा ये क्वेश्चन था कि कितनी लाइफ साइंसेज जो सी हैं बायोकेमिस्ट्री उनके साथ इसे मतलब लिंक्ड है, या मतलब बायोकेमिस्ट्री जो सा किन किन लाइफ साइंसेज में रोल प्ले कर रही है। तो उसके अंदर आप इन सब लाइफ साइंसेज के नाम लिखेंगे। अगर हम मज़ीद एग्जांपल देखें मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड, और मेडिसिन हेल्थ और बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, तो ये जो सा है ये हमारे पास दिखाई गई हैं। इसके अंदर हम देखें कि हमारे पास जो सा है न्यूक्लिक एसिड आता है, तो न्यूक्लिक एसिड के साथ हमारे पास क्या है, जेनेटिक डिजीज़ आती हैं। तो जेनेटिक डिजीज़ हैं इधर हम अगर हम देखें सिकल सेल एनीमिया, तो मेडिसिन के अंदर हमारे पास जो सा डिजीज़ आएगी, साफ ज़ाहिर है कि हम डिजीज़ को देखेंगे, डिजीज़ को स्टडी करेंगे। तो हमारे पास इधर जो सा है सिकल सेल एनीमिया आ गया। तो ऊपर वाले में हमारे पास क्या है, इसी के साथ आती है सिकल सेल एनीमिया के लिए अगर हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करें तो हम प्रोटीन को स्टडी करेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर्थरियोस्क्लेरोसिस डिजीज़ है। तो अगर हम इसकी वजह जानना चाहें, डिटेल में जाएं, तो ये लिपिड्स की वजह से होती है। तो बायोकेमिस्ट्री की नज़र में लिपिड्स की वजह से है, और वैसे इस डिजीज़ का नाम आर्थरियोस्क्लेरोसिस है। ठीक है। इसके बाद ये एक डायबिटीज़ मेलिटस जो सी है, शुगर जो सी है दी गई है, तो ये भी जो सा है किस वजह से होती है,
कार्बोहाइड्रेट्स की। अगर हम इनकी वजह देखें कि किस वजह से ये हो रही हैं सारी डिजीजेज, तो ये हमारे पास किस चीज़ के अंदर आ जाएंगी, बायोकेमिस्ट्री में। और वैसे जो सी मेडिसिन के अंदर हम इन डिजीज़ को देखते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री और मेडिसिन एक दूसरे के साथ क्या है, लिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ इनका रिलेशनशिप है। फिर आगे हमारे पास जो सा है इसका बताया हुआ है ये कि बायोकेमिकल रिसर्च हैज़ इम्पैक्ट ऑन न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन। अब जो सा कि हमने बायोकेमिकल स्टडीज़ की तो डिजीजेज हमें पता चली, तो अब ये जो सा है बायोकेमिकल रिसर्च किस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रही है, न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन के हमें मतलब अपनी डाइट को बेहतर करना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे लिखा गया है कि हमारे पास जो सा है one major prerequisite for the maintenance of health is that there be optional dietary intake of number of chemicals. Chief these are the vitamins, certain amino acids, fatty acids, various minerals and water. मतलब ये है कि हमें अगर कोई भी डिजीज़ है या किसी भी डिजीज़ का सामना है तो सबसे पहले हमें क्या है, अपनी डाइट को बेहतर करना चाहिए। हमें विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड, मिनरल्स, वाटर, इन चीज़ों को ज़्यादा लेना चाहिए। तो अब ये है कि हम सिर्फ यही नहीं कह सकते कि बायोकेमिस्ट्री जो सी है वो सिर्फ मेडिसिन के साथ रिलेटेड है, वो बल्कि हमारी न्यूट्रिशन के साथ भी रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे है कि अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन डिपेंड्स ऑन ग्रेट एक्सटेंड ऑन नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री। मतलब न्यूट्रिशन की भी हमें तब समझ आएगी जिस तरह हमारे पास ये विटामिन आ रहे हैं, अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं, फैटी एसिड्स आ रहे हैं, मिनरल्स आ रहे हैं, तो इनकी भी समझ हमें तब होगी जब हमें बायोकेमिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। तो ये थोड़ा सा बताया हुआ था इसके बारे में। इसके बाद है मोस्ट परहैप्स ऑल डिजीज हैज बायोकेमिकल बेसिस, के तकरीबन तकरीबन जितनी भी सारी डिजीजेज हो रही हैं उन सब की क्या है, कोई ना कोई केमिकल बेसिस ज़रूर है, बायोकेमिकल बेसिस। तो नीचे यहाँ टेबल के अंदर ये दिखाई गई हैं, ये टेबल के अंदर देखें यहाँ पे, तो उन्होंने कहा है कि ये जो सी हैं मेजर काजेज़ हैं कि इन जो सी 8 जो सी हैं यहाँ पे मेजर काजेज़ बताई गई हैं जिसकी वजह से डिजीज़ होती हैं। तो अब उनका कहा कि ये जितने भी काजेज़ हैं ये किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी वे में हमारे जो सा है बायोकेमिकल मैकेनिज़म्स को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। बायोकेमिकल मैकेनिज़म्स सेल्स के अंदर या बॉडी के अंदर कोई ना कोई इनकी वजह से हो रहा होता है। तो पहला है फिजिकल एजेंट, मैकेनिकल ट्रॉमा हो, कोई एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, सडन चेंजेस आ जाए एटमॉस्फेयर के अंदर, तो इससे क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर चेंज आएगा, कोई ना कोई बायोकेमिकल प्रोसेस होगा। ठीक है, फिर डिजीज़ होगी। फिर केमिकल एजेंट जो से हैं, ड्रग्स लेते हैं हम, टॉक्सिन्स लेते हैं, थेरेपेटिक ड्रग्स लेते हैं, तो ये सारी भी सारी बायोकेमिकल प्रोसेस को इफेक्ट कर रही होती हैं। फिर जिस तरह बायोलॉजिकल एजेंट्स आ गए और ऑक्सीजन लेक आ गया, जेनेटिक डिसऑर्डर आ गए, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस आ गए, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस हो गया या फिर एंडोक्राइन इम्बैलेंस हो गया, तो इन सब की कहीं ना कहीं बायोकेमिकल बेसिस ज़रूर है हमारी बॉडी के अंदर। ये हमारे जिनसे केमिकल प्रोसेस को डिस्टर्ब करते हैं, तभी जाके कोई ना कोई डिसऑर्डर होता है हमें। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ऑन बायोकेमिस्ट्री एंड मेडिसिन के। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो सा था उसका बायोकेमिस्ट्री मेडिसिन पे क्या इफेक्ट है। तो सबसे पहले जो सा इस पे 1990 में सीक्वेंसिंग एजेंसी है वो शुरू की गई थी, और जुलाई 2000 तक जो सा है इसको 2 ग्रुप जो से हैं, ये आप इसको स्टडी कर लीजिएगा कि इन्होंने अनाउंस किया था कि 90% जो सा है जीनोम सीक्वेंस हो गया है 2000 के अंदर। और फिर जो सा है उसका ड्राफ्ट वर्जन जो से थे वो पब्लिश हुए 2001 के अंदर। अर्ली 2001 में इसका एक उन्होंने ड्राफ्ट जो है पब्लिश कर दिया था ह्यूमन जीनोम का। और फिर इंटायर सीक्वेंस जो है वो 2003 के अंदर कंप्लीट हो गई थी। तो इसका ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा है, इसके अंदर से MCQs आ सकते हैं डेट्स के कब जो है इसका ड्राफ्ट हुआ कंप्लीट, और कब जो सा है वो कंप्लीट पब्लिश हुआ, और कौन से 2 जो सी हैं साइंटिस्ट या जो कंपनीज थी उन्होंने मिलकर काम किया इसके ऊपर, ये सारा कुछ इसके अंदर पूछा जा सकता है। इसकी स्लाइड्स भी हैं जो मैम ने पढ़ाई थी, तो उन स्लाइड्स के मैं अलग से लेक्चर डाल दूँगी।